हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 4 अक्टूबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और इसी 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ सप्ताह पुराने और या कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आप सभी को 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न के रूप में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महीने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे और इसी 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम हर प्रश्न में कुछ जीके जीएस प्रश्नों को भी शामिल करके देखेंगे। तो इतनी क्लास को सॉल्व करने के लिए आप सभी हमारे साथ 20 मिनट बने रहेंगे। ठीक है, तो 20 मिनट में हम सॉल्व करेंगे 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन, लगभग 40 जो है कुछ महीने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन और लगभग 20 से 25 ललन टॉप प्रश्न के रूप में जो जीके जीएस होगा इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने 4 अक्टूबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए जी सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? अभी जो है कुछ दिनों पहले जी7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इटली में किया गया था। एक बार फिर से इटली ने जो है जी7 सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा करी है। किस पर? तो मध्य पूर्व में जो संकट मंडरा रहा है देशों पर, उसके लिए जो है फिर से एक बार इटली ने जी7 सम्मेलन का आयोजन किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्य पूर्व देश में अगर पूछे कौन कौन से देश आते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, थोड़े बहुत मिस्र के भी भाग आते हैं। इसके बाद हो जाएगा कजाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। ये सभी जो देश होते हैं यानी कि जो अरब खाड़ी के देश होते हैं उन्हीं को बोला जाता है मध्य पूर्व देश। तो इन्हीं मध्य पूर्व देशों पे जो है आप सभी देख रहे हैं कि ऐसी कंडीशन आ गई है कि हो सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध भी हो जाए। तो इसी पर चर्चा करने के लिए जी7 सम्मेलन का आयोजन एक बार फिर से किसने किया है? तो इटली ने किया है। इसकी और विस्तृत व्याख्या दें आप सभी को। जी7 अगर बात करते हैं इसमें कितने देश हैं तो 7 देश हैं। 2014 के पहले अगर पूछे कि जी7 में कितने देश थे तो 8 देश थे और इसके बाद 2014 के बाद से जी7 में कितने देश हो गए हैं तो जी7 रह गए हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, जापान, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली और यहाँ पे रहेगा इंग्लैंड। ठीक है, तो ये 7 देश रहेंगे। 2014 के पहले जो 8वां मतलब इसमें 8वां देश था जिसे बाहर कर दिया गया है तो वह देश था रूस। ठीक है, अभी जो है जी7 2024 समिट का आयोजन एक बार फिर से किसने किया है? तो इटली ने बुलाया है। इन सभी 7 देशों को मीटिंग के लिए बुलाया है कि जो मध्य पूर्व देश पर स्थिति बनी हुई है विश्व युद्ध की, उस पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। आप सभी को पता है कि इजराइल और लेबनान और मिस्र इन तीनों के बीच जो है युद्ध हो रहा है। तो इसी युद्ध पर चर्चा करने के लिए जी7 की मीटिंग इटली के द्वारा बुलाई गई है। और बात करें इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी ने ही जी7 की एक बार फिर से मीटिंग अपने यहाँ पे बुलाई है, तो आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं इटली की जो राजधानी है इसका क्या नाम है? इसका नाम है रोम। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक विश्व धरोहर यूनेस्को में किसके शामिल हैं? तो सबसे अधिक यूनेस्को में विश्व धरोहर इटली के शामिल हैं, टोटल 59 हैं। हमारे भारत का पूछे कितना विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल है तो 43 शामिल है। अभी इसके बारे में और विस्तृत जानकारी आप सभी को देंगे। एटना, वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली ये तीनों ज्वालामुखी हैं और ये तीनों अगर पूछे किस देश में स्थित हैं तो ये तीनों जो है इटली में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक होगा ये कहाँ पे होगा? तो ये इटली में होगा। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? तो यह रूस में आयोजित किया गया है, ब्रिक्स 2024। अगर बात करते हैं यहीं पे जो है ब्रिक्स 2024 में ही 5 नए देशों ने इसमें भाग लिया है, जो कि 2023 के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने की घोषणा करी थी। तो वो 5 देश कौन कौन से हैं? 2 देश जो है अफ्रीका महाद्वीप के हैं, बाकी के 3 देश जो है एशिया महाद्वीप के हैं। 2 देश आप ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अफ्रीका के 2 देश कौन से हैं? तो मिस्र और इथोपिया हैं। और इसके बाद बात करते हैं एशिया के 3 देश कौन हैं? तो ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये 3 देश हैं। टोटल 5 देश जो है 2024 के ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिए हैं। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो देश में अगर पूछे किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है तो किर्गिस्तान। और वहीं यूनियन टेरिटरी में पूछे किस यूनियन टेरिटरी ने अपने यहाँ पे हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया है तो लद्दाख ने किया है।
हाल ही में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो दमन दीव यानी कि दीव वाले स्थान पर किया गया है, जिसमें पहला स्थान अगर पूछे किसका था तो पहला स्थान था मध्य प्रदेश का। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इंटोनियो जो है कौन है, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। इनको जो है किस देश ने अपने यहाँ पर आने से रोक लगा दिया है? तो इजराइल ने ऐसा किया है। इसके बारे में जानकारी देखें तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1995 को, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी अब कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो उसी के लिए जो है यूएनओ की स्थापना होती है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, पूरे विश्व में जो है युद्ध जैसी स्थिति ना हो उसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना यूएनओ का उद्देश्य है। यूएनओ का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। यूएनओ में टोटल कितने अंग हैं? तो इसके टोटल 6 अंग हैं, जिनमें से एक अंग है महासभा। इसके अगर पूछे पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो महासभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे त्रिवेली, जो कि नॉर्वे के थे। और अभी वर्तमान में पूछे कि महासभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो यह हैं एंटोनियो गुटारेस, और ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। और इन्हीं पर जो है इजराइल ने एंटोनियो गुटेरेस पर इजराइल ने प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर? एंटोनियो गुटेरेस पर। और क्या आरोप लगाया है इन पर? इन पर आरोप लगाया है कि जो ये महासभा है, महासभा के जो अध्यक्ष हैं, इनका कार्य क्या था कि विश्व स्तर पर कोई भी युद्ध ना हो, उसमें जो है शांति स्थापित किया जाए, जिसमें ये असफल हो जा रहे हैं। और अभी जो है फिलहाल ईरान ने बिना वजह के हमारे ऊपर हमला किया है। तो ये ऐसा किसने कहा? इजराइल ने कहा कि ईरान ने हमारे ऊपर बिना वजह के हमला किया है, जिस पर एंटोनियो गुटारेस ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो इसलिए जो है मैं इनको अपने देश में आने के लिए क्या कर देता हूँ? बैन लगा देता हूँ। तो इजराइल ने इन पर जो है क्या लगा दिया? बैन लगा दिया है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप सभी को अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। किसके? यूएन महासभा के। ये आपको याद रखना है। अब वही बात करते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी का क्या नाम है? तेल अवीव है। यहाँ की मुद्रा का नाम है न्यू शेकल। इजराइल में जो संसद है इसको नेसेट कहते हैं। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है इसको मोसाद कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? रा है। उसी प्रकार से जो है इजराइल में मोसाद है। एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि जो वायु रक्षा प्रणाली है उसका क्या नाम है? तो आयरन डोम है। यानी कि जो आकाश से मिसाइल आती हैं इसको हवा में ही नेस्तनाबूद कर देना, उसी को बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इजराइल में आयरन डोम के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे हमारे यहाँ पे कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, तो हमारे यहाँ पे समर है। कौन सा है? हमारे यहाँ पे समर एयर डिफेंस सिस्टम है। और पूछे कि इस समर एयर डिफेंस में कौन सी मिसाइल लगाई जाती है? कौन सी मिसाइल लगी है? तो आकाश मिसाइल लगी है। कौन सी? आकाश मिसाइल लगी है। हाल ही में चादुम्बी महोत्सव का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो असम में किया गया है। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो यह PEOM उपग्रह पर किया है। और पूछे कि इस उपग्रह को किससे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C58 से लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ साथ एक और उपग्रह लॉन्च किया था एक्सपोसैट। तो ये दोनों उपग्रह जो है इस रॉकेट से लॉन्च किए गए थे। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? तो यह इंद्रमणि पांडे जी बने हैं बिम्स्टेक के महासचिव। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया गया है UAE में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच, इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो UAE में किया गया है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया है। और अगर पूछे कब किया गया है, तो 2 से 3 अक्टूबर के बीच में दुबई में किया गया है। UAE का एक शहर है दुबई में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच की आयोजन की गई है। और पूछे इस अर्थव्यवस्था मंच का उद्देश्य क्या है? तो इसका आयोजन किया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना, इसका यह उद्देश्य है। इसी के लिए जो है विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच UAE के दुबई शहर में आयोजित किया गया है 2 से 3 अक्टूबर के बीच में। और पूछे कि UAE की राजधानी का क्या नाम है? तो आबू धाबी है। बहुत लोग दुबई समझते हैं, बट ध्यान रखें दुबई नहीं है, आबू धाबी जो है UAE की राजधानी है। UAE की मुद्रा का क्या नाम है? तो यहाँ की मुद्रा का नाम है दिरहम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवाणे। ये पूर्व वायुसेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत ने करी है। भारत में कहाँ पर हुआ है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है यूनेस्को का 46वां सत्र का आयोजन। जबकि पूछे कि 47वां यूनेस्को विश्व धरोहर की बैठक कहाँ होगी? तो 47वें क्रम की बैठक होगी सोफिया बुल्गारिया में। कहाँ? सोफिया बुल्गारिया में होगा, ये आपको याद रखना है। और 46वां हमारे भारत में हुआ है। यहीं पर जो है भारत की नवीनतम यानी 43वें क्रम की विश्व धरोहर स्थल शामिल की गई थी, जिसका नाम है मोइदम। तो यह हमारे भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है, जिसका नाम है मोइदम। मोइदम पूछे भारत के किस राज्य में है? तो यह असम में है। कहाँ है? तो यह असम में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में देश के सर्वोच्च स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो पूछे कि हाल ही में देश के स्वच्छ प्रदेश का सर्वेक्षण पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रदेश में पूछे स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार मिला है प्रदेश में महाराष्ट्र को। वहीं पूछे शहर में किसको मिला है? तो शहर में मिला है इंदौर को और सूरत को। तो इंदौर और सूरत पहले स्थान पे हैं, किसमें? शहर में। वहीं पूछे कि प्रदेश में पहला स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग मिला है? तो खाद्य पदार्थ और इसके साथ साथ चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग दिया गया है। तो ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ के हैं? तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं असम के। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो जनजातियों के द्वारा बनाए गए हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो असम के अभी 8 उत्पाद को जो है अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिक इंडिकेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है भौगोलिक संकेतक। तो किसी राज्य में जो भौगोलिक मतलब अपने आप में एक प्रोडक्ट होता है, उसी को जो है जीआई टैग दिया जाता है। यहाँ पे असम में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है बोडो जनजाति। इसके द्वारा जो है अभी चावल की बियर बनाई गई है और खाद्य पदार्थ और वस्त्र, इन सभी को जो है अभी कुल मिला के 8 प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो कहाँ के ये प्रोडक्ट हैं? तो ये प्रोडक्ट है असम राज्य के। किसके द्वारा बनाया गया है? तो जनजातियों के द्वारा बनाया गया है। चावल की बियर, खाद्य पदार्थ और वस्त्रों को जीआई टैग मिला है। अब बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। तो मैंने बता दिया, इसका फुल फॉर्म होता है भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग की स्थापना करने के लिए एक्ट कब आया था? तो 1999 में एक्ट आया था। पहला जीआई टैग अगर पूछे किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और ये दार्जिलिंग शहर अगर पूछे किस राज्य में है? तो यह वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और कौन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो उग्रम एक असॉल्ट राइफल है। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने के लिए अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। और यह समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, जिसका नाम है अटल सेतु। इसकी टोटल लंबाई अगर पूछे कितना है? तो 21.8 किलोमीटर है, जो कि मुंबई से नवी मुंबई के बीच कनेक्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत और जापान ने तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? तो सहयोग काइजिन किसके बीच में होता है? भारत और जापान के तटरक्षक बल के द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस बार कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 5वां, हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी की किस जयंती पर? तो 155वीं जयंती जो है 2024 में मनाई गई है। ठीक है, कितनी? तो 155वीं मनाई गई है। और इसी याद में जो है बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार में किया गया है। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो बापू टावर, आप सभी को चित्र भी देखने का मन कर रहा होगा तो मैं चित्र भी दिखा दूंगा। तो बापू टावर कहाँ पे स्थापित किया गया है? पटना बिहार में किया गया है। पटना जो कि बिहार की राजधानी में। शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है? तो बापू टावर का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार जी ने किया है, जो कि बिहार के सीएम हैं। इसका शुभारंभ किया गया है 2 अक्टूबर 2024 को, यानी कि महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार पटना में किया गया है। इस टावर को बनाने में अगर पूछे लागत कितनी आई है? तो 129 करोड़ रुपए लागत आई है। आप सभी बापू टावर को देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। ये कुछ बेलना आकार में है, ये है बापू टावर, आप देख सकते हैं ये बापू टावर है। और इसके सामने जो दीवार बनी है इस पर भी महात्मा गांधी जी का स्टिकर या फिर चित्र बनाया गया है।
ठीक है, इसको एक दूसरे एंगल से देखेंगे। जब रात होता है तो इस पे जो है कुछ महात्मा गांधी जी की पीछे से आकृति इस पे दिखाई देती है। ये है बापू टावर, ठीक है, कहाँ पर? पटना, बिहार में 129 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया गया है। सीएम नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं, हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इन्फेंटिनो साहब को किया है अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार से। किसने सम्मानित किया है? तो यूएई ने। ये अगर पूछे कि इन्फेंटिनो साहब कौन है, तो ये फीफा के अध्यक्ष हैं। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह केरल में मनाया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहले नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? तो अयुत्या अगर पूछे किसका अभ्यास है, तो भारत और थाईलैंड का अभ्यास है, और इसमें जो है नौसेना भाग लेती है। तो भारत की नौसेना और थाईलैंड की नौसेना भाग लेती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, छठा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह अभियान शुरू किया गया है झारखंड में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो पीएम मोदी जी के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इस अभियान का शुभारंभ किया गया है झारखंड में। झारखंड में कहाँ पर? हजारीबाग में किया गया है। और पूछे कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए सरकार ने कितने रुपए फंड जारी किए हैं? तो 79,150 करोड़ रुपए जारी किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। और पूछे किसकी याद में? तो भगवान बिरसा मुंडा जी की याद में यह अभियान शुरू किया गया है। और वहीं पूछे कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। जो ये अभियान शुरू किया गया है, इसके तहत अगर पूछे कितने लोगों को लाभ मिलने वाला है, तो 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलने वाला है, जिसमें 30 राज्य यानी स्टेट और यूटी मिला के 30 स्टेट में जो है 5 करोड़ जनजातियों को लाभ मिलने वाला है। फंड इतना जारी किया गया है, पीएम मोदी जी ने शुरू किया है, झारखंड हजारीबाग से शुरू किया है। अब अगर बात करते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी अपने मन में याद रखेंगे जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। अगर वहीं बात करें झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो संतोष गंगवार जी हैं। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम विकसित किया है? तो संभव विकसित किया है। किसने? भारतीय सेना ने, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला में शुरू किया गया है। तो कहाँ पे? युगांडा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू करके भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आँख जिसका नाम है जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पूरी तरह से जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम यह क्या है? तो विश्व की पहली बायोनिक आँख है, यानी कि आर्टिफिशियल बनाया हुआ आँख है। यह किसके लिए बनाया गया है? तो आप सभी को पता है, अगर आँख बनाया जाएगा तो ब्लाइंड पर्सन के लिए बनाया जाएगा, जिससे कि वो देख सकें, ठीक है। तो उनके देखने के लिए जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम बनाया गया है, जिससे यह विश्व की पहली बायोनिक आँख मानी जाती है, जो ब्लाइंड पर्सन के लिए बनाया गया है, उनके देखने में सक्षम है। और पूछे इसका विकास किसने किया है? तो इसका विकास किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी मोनाश यूनिवर्सिटी ने यह आँख बनाया है, ठीक है। तो आप सभी अगर इसका चित्र भी देखना चाहेंगे तो दिखा देंगे। मोनाश यूनिवर्सिटी ने बनाया है, जिसमें एक छोटा कैमरा होगा जो मस्तिष्क तक संकेत करेगा, यानी कि आँख से मतलब सामने आँख में एक छोटा सा लेंस लगाया जाएगा, यहाँ पे मतलब आँख में लगाया जाएगा। तो इसके बाद ये आँख से कनेक्ट होते हुए ये पीछे मस्तिष्क तक कनेक्ट करेगा, जो कि आँख के पास जो है जो भी संकेत अगर होगा तो वो मस्तिष्क तक भेजेगा, और मस्तिष्क जो है अपने फिर किसी इंद्रियों के माध्यम से आँख से उस चित्र को देख सकता है, यानी कि अब ब्लाइंड पर्सन भी देख सकते हैं। ये जो है आर्टिफिशियल आँख है, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं,
प्राकृतिक लेंस को क्या कहते हैं, यानी कि जो नॉर्मल इंसान जैसे कि हम आप लोगों की आंखों में जो लेंस लगा होता है उसे प्राकृतिक लेंस कहते हैं, यानी उसे साइंस में क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग हमारी और आपकी आंखों में किया गया है। दूर की वस्तु अगर साफ नहीं दिखती है तो उसे क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, यानी कि जब अगर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं और इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि बात करें निकट की वस्तु साफ ना दिखना, इसके लिए जो है हाइपरमेट्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है तो उसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, स्टडी ऑफ आइज यानी कि आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑफ्थेल्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ऑफ्थेल्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ललनटाप। हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कनुमा फेस्टिवल मनाया जाता है मवेशियों के द्वारा तेलंगाना में। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा का सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो दुनिया में सबसे ऊंची BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित हुई है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है सामाजिक न्याय की प्रतिमा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा किसकी प्रतिमा है, तो 4 व्यक्तियों का नाम दे देगा जिनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा BR अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है, जो स्थानीय क्षेत्र के सुधार यानी विकास करने के लिए यह संसद के द्वारा शुरू किया गया ऐप है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 8200 साल का दुनिया का सबसे पुराना आई लाइनर कहाँ खोजा गया है, बाप रे। ये अगर बात करें तो ये आई लाइनर कौन लगाता है, तो लड़कियाँ लगाती हैं। तो ध्यान से देखें ये प्रश्न, 8200 साल पुराना दुनिया का सबसे पुराना आईलाइनर कहाँ खोजा गया है, तो यह तुर्की में खोजा गया है। अगर ऐसी बात करें कि जो है महिलाएं जो है जो डेकोरेशन यानी कि जो सजना संवरना शुरू कर दी हैं वो 8200 साल पहले से ही सज संवर रही हैं। तो 8200 साल पहले अगर पूछे आईलाइनर की खोज कहाँ की गई है, तो यह तुर्की देश में की गई है और यह सबसे पुराना आईलाइनर अब तक खोजा गया है। ठीक है, मुझे पता नहीं लगा कि ये कौन सा ऐसा प्रोडक्ट देख लिया जिसको इन्होंने आईलाइनर बता दिया, कुछ इस तरह का रहा होगा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तुर्की देश की राजधानी का क्या नाम है, तो तुर्की देश की राजधानी का नाम है अंकारा और यहाँ की मुद्रा का नाम है लीरा। तो 8200 साल पहले आईलाइनर की खोज तुर्की में किया गया है, तुर्की की राजधानी अंकारा और यहाँ की मुद्रा का नाम है लीरा। एक प्रश्न और याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे पुराना पनीर कहाँ खोजा गया अभी, तो सबसे पुराना पनीर जो है चीन में खोजा गया है। यानी कि सबसे पुराना अगर पूछे कि पनीर कहाँ यूज होता है, मतलब सबसे दुनिया का सबसे पुराना पनीर कहाँ खोजा गया है, तो चीन में खोजा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आप सभी इसको अगर पूरी फीलिंग के साथ बोलेंगे पनीर, तो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूर आएगी, करके देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, एशिया माइनर का पठार जिसे अनातोलिया का पठार भी कहते हैं, यह कहाँ स्थित है, तो यह पठार स्थित है तुर्की में। वानगोलू झील कहाँ स्थित है, वानगोलू झील यह विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली यानी कि खारी झील है दुनिया की सबसे, जिसका नाम है वानगोलू और ये पूछे कहाँ स्थित है, तो ये भी तुर्की में ही स्थित है। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविस्योर का संबंध किससे है, तो हैविस्योर वैक्सीन का संबंध है हेपेटाइटिस ए से। हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ किया है, तो साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होने वाला भारतीय नौसेना का अभ्यास है, भारतीय सेना का अभ्यास है। हाल ही में वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी 5 लोगों को। ठीक है, कितने, तो 5 लोगों को, जिसमें है कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, MS स्वामीनाथन जी, चौधरी चरण सिंह जी और इसके बाद PV नरसिम्हा राव जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मौद्रिक नीति समिति इसमें जो है टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य होते हैं केंद्र सरकार के और 3 सदस्य होते हैं RBI के। तो 3 जो केंद्र सरकार के सदस्य होते हैं इन्हीं तीनों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो प्रयुक्त डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें, आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। MPC का मतलब होता है मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति समिति। इसकी स्थापना की जाती है 2016 में, किसके लिए, तो महंगाई को जो है कंट्रोल किया जा सके, यानी कि महंगाई जो है 2% से लेकर 4% के बीच में रहना चाहिए। और ये जो फॉर्मूला दिया गया था, अगर पूछे किसके द्वारा दिया गया था, तो RBI के गवर्नर जो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल जी के द्वारा यह सूचना मतलब यह थ्योरी दी गई थी। महंगाई को जो है 2% से 4% के बीच में रखना
यह जो है फार्मूला उर्जित पटेल जी के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 2016 में, और इसी के तहत जो है एमपीसी का गठन किया जाता है। तो ये जानकारी आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं एमपीसी में टोटल कितने सदस्य होते हैं। तो 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य जो है केंद्र सरकार के होते हैं और 3 सदस्य जो है आरबीआई के होते हैं। अभी जो 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनमें 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया है, जिनमें हैं प्रोफेसर राम सिंह, सौगात भट्टाचार्य जी और डॉक्टर नागेंद्र कुमार। तो ये 3 लोगों को जो है केंद्र सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति समिति में नियुक्ति किया गया है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है, यानी मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आलिया भट्ट जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो टेनिस के खिलाड़ी और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं रोहन बोपन्ना जी। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? तो एंटीबायोटिक यानी अगर दर्द होता है तो उसके लिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि तुरंत गोली खा लेते हैं, तो इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही रिंग ऑफ फायर की घटना किससे संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर की घटना अगर पूछे किस ग्रह से संबंधित है, तो यह सूर्य तारा से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी चर्चा देखेंगे पूरी व्याख्या के साथ, तो हो सकता है कि 2 से 3 मिनट लग जाए। अगर बात करते हैं 2024 में अंतिम सूर्य ग्रहण देखा गया, यानी कि अब जो है सूर्य ग्रहण 2025 में ही लगेगा। तो 2024 का अंतिम सूर्य ग्रहण देखा गया था और इसी के तहत जो है रिंग ऑफ फायर की घटना भी देखी गई थी। और यह घटना जो है किससे संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर की घटना संबंधित है सूर्य से। और अगर पूछे कि जो सूर्य ग्रहण लगता है यह कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को लगता है और इस बार जो है सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगा था, ठीक है। और इसी के तहत जो है अंतिम सूर्य ग्रहण भी 2024 का था और इसी के तहत रिंग ऑफ फायर की घटना सूर्य में देखी गई है। अब बात करते हैं थोड़ी सी, एक पता नहीं मैंने किसी कमेंट में देखा था कि भारत में जो है सूर्य ग्रहण नहीं लगा है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि कमेंट में था, थोड़ा सा कोई सीरियस ना ले, कमेंट में लिखा था कि भारत में पूरे विश्व में जो है सूर्य ग्रहण लगा है, लेकिन भारत में नहीं लगा है क्योंकि भारत में सदियों पहले 2 अक्टूबर से ही सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तो आप सभी इसका अगर जवाब जान गए हों 2 अक्टूबर का तात्पर्य क्या है, तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिंग ऑफ फायर की घटना से संबंधित। अब आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। आप देख सकते हैं एक मैंने छोटा सा ये ले लिया, मान लीजिए ये हमारा है सूर्य, क्या है? ये सूर्य है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ जो है सूर्य की आकृति दे देते हैं, ये सूर्य हो जाता है। अब इस पर रिंग ऑफ फायर की घटना कैसे बनेगी, तो ये भी आप देख लीजिए। ये मान लीजिए सूर्य है, इसको पहले जो है थोड़ा सा कलर कर दें, ऐसे नहीं, एक सेकंड, इसको जो है थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए, मैं इसको साइड से जो है इसको कलर कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ दिखेगा नहीं, ये अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पे रिंग ऑफ फायर की घटना कैसे बनती है। लगता है इस पर नहीं बनेगा क्या? चलिए इतना अच्छा सा बन गया, ये बहुत है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा सूर्य बन गया, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि रिंग ऑफ फायर की घटना दिखेगी कैसे, तो इसका भी आप सभी को समझा देते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा कौन सा है, तो ये हमारा मान लीजिए चाँद है। कौन सा? तो चाँद है। तो चाँद जो है जब इसके बीच में, यानी कि अभी इसको दिखाते हैं अच्छे से, तो ये वाली घटना जब सूर्य को जो है पूर्ण रूप से ये चाँद जो है ढक लेता है, तो इसी कंडीशन को जो है क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर की घटना कहा जाता है, ठीक है। तो जो है सूर्य को जब पूरी तरह से चाँद ढक लेता है तो इसके साइड से जो है सूर्य का जो रोशनी हमें दिखाई देता है, तो इसी घटना को जो है रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस किस कंडीशन में सूर्य ग्रहण होता है, तो इसकी भी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों को देखेंगे। अब बात करते हैं, पहले थोड़ा सा अपना कलर चेंज करें और इसके बाद जो है इसको ऐसे अच्छे से मैनेज करें। अब बात करते हैं, ये मान लीजिए सूर्य है। कौन है? सूर्य है। इसके बाद जो है ये पृथ्वी या चंद्रमा मान लीजिए, जो भी कहेंगे वो मान लेंगे, ये हमारा पृथ्वी हो जाता है, ठीक है। एक कंडीशन और बनाते हैं, सूर्य बना लिया, इसके बाद पृथ्वी बना लिया और यहाँ पे चंद्रमा बना लिया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा सन, ये हो जाएगा यम फॉर मून, ये हो जाएगा अर्थ से पृथ्वी, यस ई एम, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें अगर बात करें,
इसमें बात करें कि हम यहाँ पे मान लीजिए हम आप यहाँ पे रहते हैं, जब हम सूर्य को देखेंगे तो हमारे बीच में अगर पृथ्वी चंद्रमा आ जाता है तो हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि हमारी आंखें इतनी बड़ी है नहीं कि यहाँ से फैल करके यहाँ से देख लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा भाग दिखाई देगा जितने में हमको ढकने के लिए चंद्रमा पर्याप्त है, ठीक है। तो हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो सूर्य नहीं दिखाई देगा तो ग्रहण किस पे लग गया है, तो ग्रहण किस पे लगा है, चंद्रमा चंद्रमा की वजह से हमें जो है सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, तो इस कंडीशन में जो है सूर्य ग्रहण लग जाएगा, ठीक है। तो किस कंडीशन में, जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो उस कंडीशन में कौन सा ग्रहण लगता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। अगर बात करें अब चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण कैसे होगा, आप सभी को पता है प्रकाश जो है किस में है, प्रकाश सिर्फ जो है किस में है, सूर्य में है। सूर्य क्योंकि एक तारा है तो इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, तो इसमें जो है इसी के तहत जो है इसमें ऊर्जा विमुक्त होती है। तो ना तो प्रकाश जो है चंद्रमा में है और ना ही पृथ्वी में है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण की कंडीशन मैंने बता दिया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा पर जो प्रकाश सूर्य का मतलब हमारी पृथ्वी पे पड़ना चाहिए था, वो प्रकाश जो है कहाँ पे रुक जाता है, तो यह रुक जाता है चंद्रमा पर ही, जिससे हमें सूर्य ग्रहण की कंडीशन दिखाई देती है। और यही जो है चांद हमें जो है जब यहाँ से हम देखते हैं तो यही चांद हमें ऐसे लगता है कि ये जो है सूर्य के बीचों बीच आ गया है। कहाँ पे आ गया, सूर्य के बीचों बीच में आ गया है, तो इसीलिए जो है अग्निवलय की घटना इसमें जो है देखी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो आप समझ लीजिए मैंने बताया कि यहाँ पे जो है हमारा मून हो जाता है, फिर यहाँ पे जो है हमारी पृथ्वी हो जाती है और यहाँ पे जो है सूर्य हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मैंने बताया कि प्रकाश जो है कहाँ पे है, सिर्फ सूर्य में है। तो चंद्रमा जो है किसके प्रकाश से प्रकाशित होता था, तो यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि बीच में पृथ्वी आ गई, तो जो है सूर्य का प्रकाश जो है कहाँ पे पड़ रहा है, तो हमारे चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा तक नहीं जा पा रहा है, तो इसकी वजह से हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो जो हमें नहीं दिखाई देता है उसी को ग्रहण बोलते हैं। यहाँ पे हमें सूर्य नहीं दिखाई दे रहा था और यहाँ पे हमें चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो हमें नहीं दिखाई देता वही ग्रहण हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं, तो यहाँ से हमें जो है सूर्य नहीं दिखाई दिया, तो हमारे सूर्य ग्रहण हो गया, और यहाँ पे हम खड़े हैं, हम सभी खड़े हैं, तो यहाँ पे हम सभी खड़े हैं, तो हमें जो है सूर्य दिखाई दे रहा है, चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रहण हो गया, तो चंद्र ग्रहण हो गया। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि अपने आप को खुद को रखो उस कंडीशन में और फिर देखो कि मुझे जो नहीं दिखाई दे रहा है वही ग्रहण है। हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें सूर्य नहीं दिख रहा है तो सूर्य ग्रहण, हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से हमें चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है तो चंद्रमा नहीं दिखाई दे तो चंद्र ग्रहण। तो इस कंडीशन में सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न हमारा है ललन टॉप प्रश्न। हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो यह प्रारंभ किया है कैमरून ने। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का अगर पूछे गठन किसके लिए किया गया था, तो विजय राघवन पैनल का संबंध है DRDO, यानी कि DRDO जो है अपनी अच्छी तरह से कार्य कर रहा है कि नहीं, यह जांचने परखने के लिए विजय राघवन पैनल की स्थापना की गई थी DRDO के लिए। हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी किया है, तो NGO प्रथम ने। वर्ष 2024 में पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है, तो कूड्रीम है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अच्छा समाप्त हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी के प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ देख लिया है। 10वें प्रश्न में थोड़ी सी ज़्यादा मैंने वो चर्चा कर ली, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा आप सभी को समझा दें। अगर किसी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में प्रॉब्लम हो, अगर वीडियो बड़ी हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। PDF चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, जो कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखी है। तो चलिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, माता पिता की सेवा करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।